सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। लास्ट क्लास में हमने कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट पढ़ा था। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट मतलब कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी, डेवलपमेंट का मतलब कंपनी का डेवलपमेंट, ऑडिट का मतलब चेकिंग, कि हम ये चेक करेंगे कि कंपनी का कितना डेवलपमेंट हुआ। मतलब ये कि सर कंपनी 5 साल पहले कहाँ थी, आज कंपनी कहाँ है, उसमें कितना डिफरेंस आया है। ये चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और कैसे आप अपनी कंपनी को आगे ले जा सकते हैं, उस पे कुछ चीजें हमें देखना है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बंदा आता है कि सर आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। मैंने कहा यस। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। मैंने कहा यस। तो सर हमारी कंपनी है ना कहीं सही नहीं चल रही, हमें मतलब समझ नहीं आ रहा कि ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, क्या चल रहा है, तो हम आपसे कंसल्टेंसी चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल दे देंगे, बताइए। तो मैंने उनको गाइड किया। क्या गाइड किया मैंने उनको, कि पहले मैंने असेस किया कि वो ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या उनके माइनस पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें मैंने देखी। और वो सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने उन्हें कंसल्ट किया, राइट। तो आइए देखते हैं। द टर्म कॉर्पोरेट डेवलपमेंट कवर्स बोथ द पोटेंशियल, अब देखो दो वर्ड यहाँ पे है, पोटेंशियल एंड काइनेस्टिक एस्पेक्ट। पोटेंशियल एस्पेक्ट का मतलब जो हम कर सकते हैं, जो हम बन सकते हैं, राइट। द स्ट्रक्चरल, ध्यान से सुनिए, द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेशन आर कंसर्न विद द बिल्डअप ऑफ पोटेंशियल। मतलब कि सर हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा तरीका कैसा है, वो सब चीजें डिपेंड करती है कि हमारा पोटेंशियल कैसा है। ठीक है, अगर मेरे पास रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं, मेरे पास स्ट्रक्चर अच्छा खासा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा पोटेंशियल अच्छा है, मैं आगे जा सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बंदा है, उसके पास अच्छी मतलब बैकग्राउंड अच्छा है, फाइनेंशियल, उसकी पढ़ाई अच्छी है, उसका टैलेंट भी है उसमें, तो हम कहते हैं ना कि तुम में पोटेंशियल है, तुम आगे जा सकते हो, राइट। वैसे ही द काइनेटिक एस्पेक्ट आर मैनिफेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन एक्शन, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं उनकी सोच, उनका मैनिफेस्ट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो दोनों एस्पेक्ट हमें देखने होते हैं। देयर आर टू एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। अब स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट जो हम पोटेंशियल बिल्डअप की बात कर रहे हैं, उसके दो एस्पेक्ट है। पहला है ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिनोनिमन ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इटसेल्फ। मतलब कि सर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद ही, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का ही एक रूप है। मतलब कैसी ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, उसके लिए अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न विद प्लानिंग द स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंटेशन, एस्टेब्लिशिंग द लाइन ऑफ कमांड एंड सो ऑन, कि हमारे यहाँ पे हायरार्की क्या होगी, सेंट्रलाइजेशन क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन कितना है, ये सब चीजें जो है ये हमारे स्ट्रक्चर को डिजाइन। आप समझो स्ट्रक्चर मतलब जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि सर बेसमेंट है क्या, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, कितने फ्लोर्स हैं, कितने रूम्स बने हुए हैं, वेंटिलेशन वगैरह, वो स्ट्रक्चर होता है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज कैसे एम्प्लॉयड हैं, और आप में कितना सेंट्रलाइजेशन है, कितना डिसेंट्रलाइजेशन है, कितने डिपार्टमेंट बने हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, वही तो स्ट्रक्चर हुआ। तो उसी स्ट्रक्चर की हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। आगे आइए कि सर जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करने जा रहे हैं तो हम क्या चीजें उसमें ध्यान देंगे। तो सुनिए, देयर आर फोर एसेंशियल डायमेंशन इन्वॉल्व इन द कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट। डायमेंशंस का मतलब है जिसके जरिए हम नापते हैं, मेजर करते हैं। तो पहला है रेगुलरिटी, दैट मीन्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट आर अंडर द कांस्टेंट वॉच, कि सर क्या ऐसा है, मतलब डेवलपमेंट तो तब होगा ना कि जब आप अपना काम बिल्कुल रूटीन में, बिल्कुल ढंग से सिस्टमेटिकली कर रहे हो। तो हमें जाते ही पहले ये चेक करना है कि क्या आपके यहाँ पे कोई रेगुलरिटी सेटअप है, मतलब कि कोई चेकिंग करने का क्राइटेरिया है कि हर एक कोने को, हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक यूनिट को आप कॉन्स्टेंटली वॉच करते हैं, क्या ऐसा कोई है। ठीक है, जैसे बोल रहे ना रेगुलराइज करना, मतलब कोई रेगुलेट करता है, वैसे रेगुलरिटी है, राइट। रेगुलरिटी मतलब रेगुलेट करना, उसकी बात कर रहे हैं हम। सिस्टमैटिक चेक, दिस सजेस्ट द असेसमेंट ऑफ चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ए कॉर्पोरेट बॉडी। ये क्या है कि सर देखिए, हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट चेंज होता है और एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज होना पड़ता है, राइट। तो हमें क्या चेंज करना चाहिए, किस तरीके से चेंज करना चाहिए, क्या हम उस पर फोकस कर रहे हैं, क्या उसको एक पीरियडिकली रिव्यू किया जाता है, जैसे मान लीजिए हर 3 महीने में या हर 6 महीने में, क्या ऐसा कोई असेसमेंट किया जाता है जिससे ये पता चल सके कि हमें क्या चेंज करने की जरूरत है।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए रिव्यू। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम कि वो 4 पॉइंट है जो हम किसी भी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट में चेक करेंगे। नेक्स्ट इज रिव्यू। This assess past performance, quality and content and its contribution to the corporate goals। मतलब कि जो हम कर रहे हैं, जैसे मैं पिछले 6 महीने से क्या कर रहा हूं, आप पिछले 6 महीने से क्या कर रहे हो, उसको रिव्यू करना। काम तो कर ही रहे हैं, अब आप बोलोगे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ सर, पर पता नहीं मेरी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, मैं बहुत पढ़ता हूँ सर, पर पता नहीं मुझे याद क्यों नहीं है। वो आपको देखना पड़ेगा, 1 महीने पढ़ें फिर देखो कि पिछले 1 महीने में मैंने जो पढ़ा वो कितना मेरे याद है, नहीं है तो एक रिवीजन और करो। तो इस तरीके से वो आपको रिव्यू करना है। नेक्स्ट इज अप्रेजल। दिस एग्जामिन इन डिटेल द करेक्टर, control and quality of the corporate goals, set the matches the resources employed against the attainment of recorded and suggested the future course of action on the premise that nothing is taken for granted even goal। it means कि सर देखो ऐसा है कि हम अपने आप से वादा तो कर लेते हैं कि हम ये करेंगे, उस वादे को हम नाम देते हैं गोल्स का, ठीक है, पर वो वादा निभाया या नहीं निभाया इसको भी तो एग्जामिन करना पड़ेगा। तो आप इसको एग्जामिन करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हम हमारे उस वादे को सीरियसली ले रहे हैं, हम अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर हम अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे हैं तो हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज करने की जरूरत है, राइट। नेक्स्ट आ जाइए स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट। मतलब कि सर जब आप कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट की बात करते हैं तो आप किन किन चीज़ों की बात करते हैं, हम किन किन चीज़ों को चेक करते हैं। तो हमने कहा सर जब हम कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट की बात करते हैं तो हम सर पहली बात करते हैं कॉर्पोरेट प्लानिंग की। क्योंकि देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए ये ग्राफ है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है तो वो अकेले ग्रो नहीं करती, उसकी पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, उसका प्रोसीजर अच्छा होना चाहिए, उसके ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, उसका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। सब चीज़ें वेल होगी तब वो मूव करेगी। तो जब हमें चेक करना है तो हमें भी तो सब चीज़ों को चेक करना है। अगर हम एक चीज़ को चेक करें वो सही है तो हम बोल देंगे ग्रोथ हो रही है, और वो खराब है तो हम बोल देंगे ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उससे कोई रियल असेसमेंट नहीं हो पाएगा, राइट। तो सुनिए कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड पॉलिसी। सबसे पहले हम प्लानिंग तो देखें सर, क्योंकि प्लानिंग में अगर गड़बड़ है तो आगे तो बात ही करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो पहले है कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड पॉलिसी को हम डेवलपमेंट ऑडिट में कवर करेंगे। प्लानिंग इन एक्सरसाइज अंडरटेकन ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस इवन बिफोर द फोरकास्ट आर ड्राउन अप। कि सर प्लानिंग तो लंबे समय के लिए की जाती है, तो पहले प्लानिंग को देखो, प्लानिंग प्रॉपर है क्या। अगर प्लानिंग ही सही नहीं है, अगर प्लानिंग ही प्रॉपर नहीं है तो गोल्स अचीवमेंट तो भूल जाइए आप, राइट। तो पहले हमें अगर ये जानना है कि कंपनी कितनी डेवलपमेंट कर रही है तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए कॉर्पोरेट फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब पूर्वानुमान, पहले से पता लगाना। तो सर देखो हमने सबने पढ़ा है, ऑपरेशन मैनेजमेंट में हमने पढ़ा है और ऑडिट में भी हम पढ़ते हैं और कॉस्टिंग में भी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं कि हम 3 तरीके की प्लानिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज 3 तरीके की हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, और 3 तरीके की फोरकास्ट करते हैं। अब जब ये फोरकास्ट करते हैं, अगर ये फोरकास्ट प्रॉपर है तो हमारी प्लानिंग भी इनके अकॉर्डिंग प्रॉपर होगी और उसके हिसाब से हम हमारे टारगेट अचीव भी कर पाएंगे। बट अगर हमारी फोरकास्टिंग ही गड़बड़ है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब आपको पता ही नहीं, आपने सोचा एग्जाम में पेपर बहुत ईजी आने वाला है, बहुत ईजी, क्या है सर सीधा सीधा पूछेगा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट बताओ मैं लिख दूंगा, ऐसा आप सोच के जा रहे हैं, ठीक है। और वहां पे केस बेस आ गया कि कंपनी है उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, आप बताओ क्या करना है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, पेपर देखते ही दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोरकास्ट से बिल्कुल हटके हो गया। तो फोरकास्ट आपको बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए। तो सुनिए, फोरकास्ट आर यूजुअली मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। द thrust of the audit is to ascertain by a review process। कि सर हम जो फोरकास्ट करते हैं वो तो मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म करते हैं। अब ऑडिटर जानना चाहता है कि हमने फोरकास्ट किया या वो ठीक है या नहीं है, तो वो रिव्यू कर सकता है हमारे फोरकास्टिंग सिस्टम को। आइए कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। For a long-term strategy, the auditor attempt to assess whether a corporate sector will survive as a viable entity। For short-term strategy, the auditor examine क्या कि सर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी तो बना रखी है और ऑडिटर क्या करता है, उसको चेक करता है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक चलेगी, क्या इसकी स्ट्रेटेजी वगैरह इस तरीके से प्लान है, और इसके लिए वो
एनालाइज करता है कि फर्म कैसे काम कर रही है, फर्म के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, मतलब फिलहाल कंपनी जो काम कर रही है क्या वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी कर रही है या नहीं कर रही, ये सब चीजें चेक करेगा कौन, ऑडिटर, राइट। नेक्स्ट क्या चेक करेगा, कॉर्पोरेट एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब कंपनी के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, बाहर के जो चीजें हैं उनको। सर्टेन एलिमेंट एक्सटर्नल टू द कॉर्पोरेट फॉर्म हैव इंपैक्ट ऑन द इट्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर, तो इसलिए आपको उनको भी चेक करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि सर आप कहते हो कि ये डिसीजन आपने गलत लिया, ये आपके बिजनेस के लिए खराब था, और आप कहते हो सर मैं क्या करता, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, मुझे लेना पड़ा ये डिसीजन। तो वो लेना जो पड़ा है, पड़ा क्यों है, क्योंकि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर ऐसे थे जिनकी वजह से आपको डिसीजन लेना पड़ा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनलिटीज। इंटरनलिटीज मतलब अंदरूनी क्या है, द एरिया कवर्ड आर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, पर्सनल, अब ये सब आ जाते हैं, ये सब इंटरनल है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, उनके सब सिस्टम, ये सब क्या है। तो आपने एक शॉर्ट एनालिसिस पढ़ा है ना, तो शॉर्ट में जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है वो इंटरनल होती है, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। और ये दोनों ही चीजें कि क्या अपॉर्चुनिटी थी, क्या थ्रेट था, क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, ये चारों ही चीजें आपके डिसीजन को क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो दैट्स वाई हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर हमारा डेवलपमेंट कम हुआ है तो हो सकता है इनमें से कोई वजह रही हो, राइट। तो ये था कॉर्पोरेट डेवलपमेंट। समझ में आ गई बात कि एक बिजनेस ग्रो कैसे कर रहेगा, कितना ग्रो कर रहा है, इन सब चीज़ों को हम ऑडिटर से चेक करवा रहे हैं, और ऑडिटर कुछ पॉइंट्स हमें बता रहा है कि इन पॉइंट्स के जरिए वो हमारा असेसमेंट कर लेगा। बताइए, क्लियर है? डन। नेक्स्ट आ जाइए, इवेल्युएशन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब आप समझते हैं कि हम HR, ह्यूमन रिसोर्सेज की बातें कर रहे हैं। अब देखो होता क्या है सर, ये आपने बहुत सारे सोशल मीडिया वगैरह पे भी देखा होगा, ठीक है, बहुत जगह आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि सर जो बिजनेस सक्सेसफुल होता है ना, वो कस्टमर से तो होता ही होता है, पर उससे भी ज्यादा रोल होता है किसका, उससे भी ज्यादा रोल होता है स्टाफ मेंबर्स का। अगर आपका स्टाफ मेंबर कस्टमर को ढंग से डील करेगा ही नहीं, तो फिर कितने भी कस्टमर आ जाए वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, कम आए तो भी सेटिस्फाइड नहीं है, ज्यादा आए तो भी सेटिस्फाइड नहीं है, और जब वो सेटिस्फाइड नहीं है तो नए कस्टमर कहाँ से आएंगे, ठीक है। अब सवाल है कि सर वो एम्प्लॉय जो कि हमारे लिए काम कर सके, उनको लाया कैसे जाए। हम तो एम्प्लॉय लाते हैं, थोड़े दिन काम करता है, भग जाता है, फिर नया लाना पड़ता है, फिर लाते हैं, सिखाते हैं, काम करता है, फिर भग जाता है। तो हम ऐसे क्या करें, तो सुनिए क्या करना है। The best or most loyal employee are often people who started near of the bottom। पहली बात तो देखो, ये बहुत अच्छी बात कही कि सर बहुत बार क्या होता है कि बोलते ना, दुख में कोई साथ नहीं होता, सुख में सब साथ हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने आपका बिजनेस सेटअप करते टाइम पे आपकी मदद की थी ना, या आपके साथ काम कर रहे थे, वो लोग लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रहेंगे, राइट। तो वो लॉयल लोग हैं, क्योंकि उनका पर्पज कंपनी को आगे ले जाना था, ना कि अपनी सैलरी लो और घर जाओ, वो वाला पर्पस नहीं था। तो जो लोग बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हैं और उसको ऊपर ले जाने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंकरेज करते हैं, ये सारे काम करते हैं, तो वो लोग होते हैं आपके मोस्ट लॉयल एम्प्लॉइज। दैट हेल्प, सपोर्ट, इंकरेज ऑल पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ये सब काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, कई लोग होते हैं ना, जैसे हमने किसी को एक कलर कर रखा था, अब उसने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा काम कर रहा था, थोड़े दिन बाद हमने उसको मैनेजर बना दिया, फिर हमने उसको सीनियर मैनेजर बना दिया, फिर हमने चीफ मैनेजर बना दिया। तो वो बंदा जो मूव कर रहा है, सीढ़ी चढ़ता जा रहा है, किस वजह से, कि वो उसको हेल्प मिल रही है, उसको सपोर्ट मिल रहा है और वो मेहनत कर रहा है। तो वो लोग हमारे सबसे क्या होते हैं, मोस्ट लॉयल एम्प्लॉय होते हैं। इसमें दोनों एस्पेक्ट है। कई लोग कहते हैं कि सर आप तो बोल रहे हो कि जो स्टार्टिंग से हमारे साथ है, ठीक है, दो इसके मीनिंग है। एक होता है वो लोग जो हमारे साथ स्टार्टिंग से हैं, ठीक है, और धीरे धीरे ग्रोथ करी। एक हो सकता है हमारे साथ बाद में जुड़े होंगे, पर बहुत नीचे लेवल पे जुड़े थे, वो ग्राउंड रियलिटी पता है उनको, बोलता ना पोस्ट का नशा नहीं है। जैसे हमने किसी को डायरेक्टर बना दिया, वो हो गया, उसको नॉलेज कुछ नहीं है, वो कहता मैं डायरेक्टर, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो नहीं। जिसको हमने पहले बहुत नीचे लेवल पे रखा, फिर उसने मेहनत करी, ऊपर 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 प्रमोशन करता वो ऊपर तक आया है, वो लोग लॉयल होते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि इस ग्रोथ में मेरी भी ग्रोथ है, मैंने भी इसी की वजह से हूँ, आज मेरी वजह से कंपनी है तो कंपनी की वजह से मैं भी तो हूँ,
ठीक है, यस। तो ये चीजें लॉयल बनाती है। इन वेल मैनेज कंपनी देयर आर सिस्टम इन प्लेस टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज। इन एडिशन मैनेजर आर ट्रेंड to support their team members with coaching and meaningful feedback and in some cases mentorship। मतलब ये कि सर जो बढ़िया कंपनियां होती है ना, जिनको हम कहते हैं सक्सेसफुल कंपनी, वो लोग क्या करते हैं कि वो ग्रोथ करने की आपको मतलब आप में बोलते हैं ना एडिशन करने की, वैल्यू एडिशन करने की आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, आपको रिसोर्सेज देते हैं। रिसोर्सेज मतलब मैं आपको कहता हूँ अपडेट रहो, पढ़ो 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 और ये करो वो करो, टेक्स्ट का पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। ये आपको कि सर पढ़े कहाँ से? पहली बात तो हमारे पास टाइम नहीं है, दूसरी बात में हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तीसरी बात पैसे नहीं है, ठीक है। तो मैनेजर वो बढ़िया जो अपने एम्प्लॉय को क्या बोलेगा कि जी सुबह आपको 1 घंटा हम देंगे जी ये पढ़ने के लिए, ठीक है। आपको न्यूज़पेपर नहीं आता तो कंपनी आपको न्यूज़पेपर लगा के देगी, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो आपको सपोर्ट देते हैं, ठीक है, कि आप ग्रो करो, हम आपके साथ हैं। अब आपको अप टू डेट रहना है तो आप टेंशन मतलब कैसे रहना है वो हम करवाएंगे, पर आप रहने के लिए तैयार हो, आप ये तैयार हो जाओ कि हम अप टू डेट रहने को रेडी हैं। ट्रेनिंग करवानी हम करवाएंगे, कोचिंग लगवानी हम कराएंगे, सेमिनार करवाना हम कराएंगे, मोटिवेशनल सेमिनार चाहिए हम कराएंगे, गाइडेंस चाहिए हम कराएंगे। मतलब कंपनी शुड बी रेडी टू कीप देयर एम्प्लॉइज अपडेटेड, ठीक है। तो वो हो जाता है वो होता है एक बढ़िया कंपनी में सिस्टम ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने का। तो ये भी तो देखेंगे। आप ये कहो कि सर मैं ना इस कंपनी में हूँ पिछले 10 साल से। अब कोई बंदा सोचेगा कि यार ये 10 साल से इस कंपनी में है, ये उस दिन भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है, तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कहाँ हुआ उस कंपनी में? नहीं हुआ ना। तो यस, तो ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट उस कंपनी में कैसा हो रहा है, ये बातें हम पढ़ रहे हैं। आगे आइए, सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ए मैनेजर कैन डू फॉर देयर टीम। अब मैनेजर अपनी टीम के लिए क्या कर सकता है? पहला, डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन फिक्सिंग द प्रॉब्लम बिफोर दे अराइज। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है ना। आप पे कोई भी दिक्कत आती है आज की डेट में, मुझे लगता है आपके साथ स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। क्या होता है, आपके थोड़ी सी भी दिक्कत आई, घर वाले बोलते हैं क्या हुआ, अरे मैं चलता हूँ तेरे साथ, ठीक है। किसी से झगड़ा हो गया, तू मत बात कर, मैं चलता हूँ, मैं बात करता हूँ। स्कूल में कुछ कह दिया, मैं बात करता हूँ। कोचिंग में कुछ हुआ, मैं बात। अरे भाई उसको भी तो करने दो, उसको भी तो डिसीजन लेने दो। आपको डिसीजन लेने ही नहीं दिए जाते। आपको ये नहीं बोलते कि तेरा मैटर तू सोल्व कर, ठीक है। जब ऐसा होगा ना तो आपको तो लग रहा होगा कि बहुत सपोर्ट मिल रहा है, पर वो सपोर्ट आपको कमजोर बना रहा है, ठीक है। क्योंकि आपकी थिंकिंग कैपेसिटी आपकी, आप डरने लग जाओगे किसी भी प्रॉब्लम से। फिर जब भी प्रॉब्लम आएगी आप चाहोगे कोई आए और मेरी प्रॉब्लम निपटा दे, राइट। तो डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन फिक्सिंग द प्रॉब्लम बिफोर दे अराइज। अब मैं चाहता हूं कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आए, अरे दिक्कत आनी चाहिए, दिक्कत आएगी फिर आप उसके सॉल्यूशन करने की सोचोगे, और कहीं अगर उस सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आएगी तो हम अवेलेबल हैं। तो दैट शुड बी द अप्रोच। ऑनेस्ट एंड कैंडिड फीडबैक फॉर द डेवलपमेंट। कि सर ऐसा नहीं है कि होता ना एक चापलूसी करने वाला, अरे नहीं 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 तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, कुछ नहीं, अगर गलत करें बताओ कि आपकी कमी है जी, आप ये गलत कर रहे हो, आपको ऐसा करना चाहिए, राइट, ठीक है। ऑफरिंग और सजेस्टिंग स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, ये है कि सर आपको टाइम टू टाइम मौका भी देना चाहिए एम्प्लॉय को कि भैया देखो तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिल्ली भेज सकता हूँ, वहाँ पे तुम्हारी जो सैलरी है वो डबल हो जाएगी और ये रहेगा। अब तुम जाओ नहीं जाओ वो तुम्हारी चॉइस है, पर हमने तुम्हें ऑफर करना चाहिए। वरना अगर मैंने तुम्हें कभी ऑफर किया ही नहीं, तुम्हें कहीं भेजने की सोची नहीं, तुम्हारा ग्रोथ सोचा ही नहीं, तो फिर हम तुम्हारा डेवलपमेंट कहाँ कर रहे हैं, राइट। मोटिवेटिंग फॉर एडिशनल रिस्क एंड रिवॉर्ड, मोटिवेट करना। जैसे सेल्समैन को क्या था ना, करो करो, अरे आप बेचो माल, हम आपको ये ट्यूर दे देंगे, वो ट्यूर दे देंगे। तो मोटिवेट करना किस चीज़ के लिए कि रिस्क लो, थोड़ा रिस्क जरूर है, ठीक है। जैसे ऐसा कह दिया कि भैया इस महीने आपको यहाँ पे जाना है और ये कस्टमर से मिल के आना है, अगर ऑर्डर आ गया तो आपको इतना % कमीशन मिल जाएगा, नहीं आया तो आपकी सैलरी में से इतना काट लेंगे। अब कई लोग बोलते हैं और भाई सब काटोगे तो हम तो नहीं जाएंगे। अरे जाओ ना, रिस्क लो, कटेगा तो कट जाएगा, पर अगर ऑर्डर ले आए तो डबल भी तो मिल रहा है आपको, राइट। तो यस, उसके लिए मोटिवेट करना। डेमोन्स्ट्रेटिंग द मीनिंग ऑफ ट्रू लीडरशिप, असली लीडरशिप क्या होती है ये दिखाना। डेमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब दिखाना, जैसे आप डेमो क्लास लेते हैं वैसे लीडर को भी दिखाना चाहिए कि देखो जी लीडरशिप ऐसी होती है, ठीक है। और आगे बढ़िए। अब लीडरशिप का मतलब क्या है सुनिए। सर लीडरशिप का मतलब तो ये सुना था नेताजी होते हैं, यहाँ पे एक मतलब और बनाया गया है, एल फॉर लॉयल्टी, लीडरशिप शुड बी लॉयल, एम्पैथी, अकाउंटेबिलिटी, डिटर्मिनेशन, ड्यूटीफुलनेस, encouragement, respect, selflessness, humble,
इंटीग्रिटी, इनोवेशन एंड पेशेंस। तो ये लीडरशिप की एक फॉर्मुलेशन आपको करके दी गई है, इसको आप देख लीजिए। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हमें ये असेस करना है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को ग्रोथ मिल रही है या नहीं मिल रही है। ओके वो ग्रोथ मतलब सिंपल सी बात है ना, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो आदमी ने लेवल 1 पे स्टार्ट किया था, मान लो वो लेवल 2 पे, 3 पे, 4 पे चला गया। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई लेवल ही नहीं है, जो जहां काम कर रहा था वहीं कर रहा है, पिछले 10 साल से वहीं बैठा है, तो उस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का डेवलपमेंट नहीं है, राइट। आइए जी आगे चलते हैं। अब छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स मतलब कि हर एक एक्टिविटी को वो किया गया है, असाइन इवेल्युएट किया गया है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। सर एम्प्लॉय डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है? सर सीधी सी बात है, अभी हमने बोला कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिलवाना, सेमिनार करना, उस कॉन्फ्रेंसेस करना, ये सब। तो ट्रेनिंग ऑन डेवलपमेंट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेनिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड टेक्निकल स्किल विल इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ द पीपल एस्पायरिंग फॉर द सेल्फ ग्रोथ। Many corporations offer informal development options. These often take the form of on-job training, shadowing, mentorship that allow newer employee to learn from the senior। अब देखो ये आपको पहले तो मैं बता दूं कि आपके सीएमए के अंदर भी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। आपको सैप और माइक्रोसॉफ्ट इन सब की जानकारी दी जाती है। वो बात अलग है कि आप उसे एक फॉर्मेलिटी समझते हैं कि सब करना जरूरी है वरना एग्जाम नहीं दे पाएंगे, पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अब कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, देखो कई जगह तो ये सिस्टम होता है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग वेनिंग का कोई सिस्टम नहीं है जी। हमारे यहाँ सीधा सा काम है कि आप आए, जॉब ज्वाइन करें और काम करें, ठीक है। अब कई जगह इंटर्नशिप का डाल देते हैं कि भैया ये लीडर है, इसके नीचे 2 इंटर्न रहेंगे, जब वो इंटर्न सीख लेंगे तो उनको हम एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यस ऐसी चीजें हो सकती है। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग, जब आप जॉब पे रहते हुए कुछ सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑन जॉब ट्रेनिंग, राइट। शेडोइंग, मेंटरशिप, ये सब चीजें हैं ताकि एक नया एम्प्लॉय अगर आता है तो उसको काफी कुछ सीखने को मिल जाए और जल्दी वो सब चीजें सीख जाए। नेक्स्ट आ जाइए परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। मोस्ट कंपनीज कंडक्ट एनुअल परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। देखो नाम देखो आप, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर थ्योरी पढ़नी हो ना तो हमेशा हेडिंग पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि देखो हमारी लिमिटेशन है, हम एक लिमिट से ज्यादा कंटेंट रिमाइंड नहीं कर सकते, याद नहीं रख सकते। तो ध्यान रखो कि क्वेश्चन बनाएं कैसे, बनाना इंपॉर्टेंट है। तो सुनिए ध्यान से, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन मतलब कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसको इवेल्युएट करना। तो बस, तो मोस्ट कंपनीज कंडक्ट एनुअल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ द एम्प्लॉय अगेंस्ट द टास्क असाइन इन देयर KRA। ये आपके सीएमए इंटर के OMSM में जो SM पार्ट है वहां पे एक टॉपिक आता था KRA, की रिजल्ट एरिया, KPA की परफॉर्मेंस एरिया और KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, राइट। तो वैसे ही मुझे मतलब मान लीजिए कि आप मेरे एम्प्लॉय हो, ठीक है, मुझे आपसे कोई पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए, जैसे मुझे आपसे रैंक चाहिए, तो मैं ये देखूंगा कि आपने पिछले 1 महीने में कितनी पढ़ाई की, क्या उससे वो रैंक आ जाएगी, ठीक है। मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड, की रिजल्ट एरिया का मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है। मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे ये चाहिए कि आपका कोर्स इतने दिन में कंप्लीट हो जाए। तो मैं देखूंगा कि पिछले 1 महीने में या पिछले 1 वीक में आपने इसे किया जिससे आप लग रहा हो कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो वो सब चीजें हमें देखनी होती है। तो वैसे ही एम्प्लॉय से हमें जो रिजल्ट चाहिए होता है उसके लिए हम एनुअल परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं कि क्या वो उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। The goal setting exercise determine the role and assign the broad areas. Periodical review exercise is carried out to evaluate and track the shortfall in the achievement. Simple कि सर पहले गोल सेट कर दो, फिर इवेल्युएशन करो और फिर देखो कि क्या कोई कमी रह रही है। अगर हाँ कमी रही है तो आप या तो गोल चेंज करो या एफर्ट्स चेंज करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे हमने आपको कहा कि इतने तारीख को टेस्ट है, टेस्ट लिया, टेस्ट में मार्क्स देखे, मार्क्स अगर सही नहीं लगे, ऐसा लगा कि परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो या तो हम आपके रिवीजन क्लास लेंगे, या हमें लगेगा कि टेस्ट बहुत टफ हो गया था तो हम इजी टेस्ट देंगे। तो या तो गोल चेंज होगा या एफर्ट्स चेंज होंगे, वो डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के ऊपर। आगे नेक्स्ट कह रहा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक मुझे ये लगता है।
ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेना। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, देखो एक होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मतलब कि मैं मैनेज करूंगा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव है वैसा काम होना चाहिए, मैं ये चाहूंगा, राइट। तो इज ए पर्सनलाइज इवेल्युएशन टेक्निक दैट मेजर द इंडिविजुअल, ध्यान से सुनिएगा, मेजर द इंडिविजुअल एम्प्लॉइज अचीवमेंट बाय कंपेयरिंग द एम्प्लॉय टू द ऑब्जेक्टिव एग्रीड अपॉन। मतलब कि आपने मुझे बोला था कि सर मैं इस टेस्ट में इतने मार्क्स लाके दिखाऊंगा और उतने मार्क्स नहीं आए, तो ऑब्जेक्टिव को और मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं। देखो अब मैं ध्यान से सुनना, मैं इसको मजेदार चीज हम अगर आपने मुझे एग्जाम से पहले या टेस्ट से पहले कुछ नहीं बोला होता, आपने मुझे टेस्ट से पहले कुछ नहीं बोला होता, ध्यान देना मेरी बात को, आपने मुझे टेस्ट से पहले कुछ नहीं बोला, तो मैं जब आपके मार्क्स कंपेयर करता तो किससे कंपेयर करता? स्टैंडर्ड से। अच्छा 60% आई, ठीक है, 70 है, बहुत बढ़िया, 80 है, और अच्छा, वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा होता। पर अगर आपने मुझे बोल दिया टेस्ट से पहले कि सर मैं आपको 90% ला के दिखाऊंगा, तो अब बताइए क्या मैं 60 पे बढ़िया बोलूंगा, 70 पे अच्छा बोलूंगा, 80 पे बहुत अच्छा बोलूंगा? नहीं, अब मैं 90 से कंपैरिजन करूंगा, राइट। तो अगर हमने कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए थे तो उस ऑब्जेक्टिव से ही हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है, राइट। ओके, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय एंड द मैनेजर है एग्री ऑन द पर्टिकुलर सेल्स ऑब्जेक्टिव एट द एंड ऑफ द ईयर। वही हो गया ना बात कि सर अब हम ये नहीं देखेंगे स्टैंडर्ड में तो 60% पे फर्स्ट डिवीजन आती है, सबको पता है, 80 पे डिस्टिंक्शन आती है, सबको पता है, पर वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है अगर हमने कुछ चीज पे पहले एग्री कर लिया है तो, राइट। ठीक है, आप कहोगे देखो 60 आ गए सर, अच्छे ही तो हैं। अच्छे कैसे? तुमने 90 बोला था ना, तो 90 की बात करो फिर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट आ जाइए कंज्यूमर सर्विस ऑडिट। पहले जो हमने पढ़ा था वो कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट पढ़ा था, अब जो हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर सर्विस ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। कस्टमर सर्विस इज द एक्सपीरियंस एन ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर रिसीव व्हेन दे इंटरेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सर कस्टमर सर्विस किसको बोलते हैं? सर कस्टमर सर्विस का मतलब होता है कि जब एक कस्टमर एक कंपनी से मिलता है तो वो उसके साथ कैसा फील करता है, उसका अनुभव कैसा है। जैसे आप एक कंपनी में जाके आए, जैसे मान लीजिए आप HDFC बैंक में जाके आए, HDFC बैंक में गए, आप कस्टमर थे, वो ऑर्गेनाइजेशन था, और आप जाके वहाँ पे अकाउंट खुलवा के जब घर आए तो आपसे किसी ने पूछा भाई कैसा रहा, तो आप कहते हो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रहा, हमने आराम से गए, ईजिली उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, समझाया, साइन कराया, ये हुआ, और आधे घंटे में आ गए फ्री होके, समझ गए। तो वो आपका क्या था? कस्टमर सर्विस थी जो उन्होंने आपको दी, वो क्या थी? कस्टमर सर्विस थी, आप उससे सेटिस्फाइड हुए। अब आप दूसरी बैंक में गए, सब मान लो SBI में गए, अब SBI में आप गए तो वो गए सब अकाउंट खुलाने लगे, सब उस काउंटर पे जाओ, वहां से फॉर्म लो, ठीक है, फिर आप वो फॉर्म लेके गए, भरा आपने, फिर वो गए उस काउंटर पे जाओ, ये करो ये करो, ऐसे चक्कर कटाते रहे आपको सारे काउंटर वाइज, ठीक है। 1 घंटे बाद आप परेशान होके और कैसे ना कैसे करके उन्होंने कहा कल आना, कल खुलेगा जी, ठीक है। अब आप घर आए, अब आपको पूछा भाई खुल गया अकाउंट, क्या रहा? अगर बड़ा ही बेकार यार, परेशान कर दिया, ये काउंटर जाओ वो काउंटर जाओ, लंच चल रहा है, ये चल रहा है, बाद में आना, कल आना करके परेशान कर दिया, तो वो कस्टमर सर्विस है जो वो आपको दे रहे हैं, राइट। यस, तो ये आपका जो अनुभव है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सर्विस। अब हम ये जानना चाहते हैं, अब कंपनी जानना चाहती है, क्योंकि देखो आपने क्या बोला वो तो आपने घर आके बोला ना, अपने दोस्तों को बोला, अपने रिलेटिव्स को बोला, बैंक को थोड़ी पता है, ठीक है, या बैंक के मालिक को थोड़ी पता है। अब वो चाहते हैं कि मैं ये जानूं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और लोगों को हमारे एम्प्लॉय सर्विस कैसी दे रहे हैं। भाई समझना, आप जो ओनर है, अब जैसे मान लो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट थोड़ी देख रही है कि वो एम्प्लॉय को कैसी सर्विस दे रहे हैं, उन्होंने तो पोस्ट दे दी और बोला काम करो, तो वो ये जानना चाहते हैं कि वो सर्विस कैसी मिल रही है, तो उसके लिए वो करवाते हैं कंज्यूमर सर्विस ऑडिट, राइट। आइए जी आगे चलते हैं। द की प्रिंसिपल ऑफ गुड कस्टमर सर्विस। अब अगर आप अच्छी कस्टमर सर्विस देना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या होने चाहिए? पहला, रेस्पेक्ट, कि कस्टमर जो चाहते हैं उसकी रेस्पेक्ट करें, ठीक है। अब कस्टमर गया SBI में, सब पासबुक प्रिंट करानी है, अगर मशीन खराब है कल आना, ठीक है। कहीं ऐसे बोल देते हैं क्या करेगा प्रिंट करा के, तुमको नहीं पता कितना बैलेंस है। अरे भाई तुमको क्या मतलब है वो क्या करेगा, उसको क्यों चाहिए, वो क्यों आया है ना। कुछ मैंने देखा है, कुछ एज्ड लोग जाते हैं ना, बूढ़े आदमी बेचारे, वो अगर जाते हैं तो उनको वो बैंक वाले कहते हैं अरे इस उम्र में कहाँ ढूंढ रहे हो दादाजी, आप बैठो घर पे, क्या करोगे, पैसे पैसे करके बैठो घर पे। अब बताओ, अरे तुमको क्या मतलब है? अगर तुमको इतनी चिंता है तो ऐसी सर्विस दो कि उसको घर बैठे बैठे स्टेटमेंट मिल जाए, पर वो नहीं करेंगे,
ठीक है। फिर कहेंगे उनको लेके आओ जिनका अकाउंट है। अब कोई बेचारा आदमी बाहर रहता है और उसके बुजुर्ग पिताजी चले गए तो ठीक है, पर नहीं, तो रेस्पेक्ट होनी चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। कमिटमेंट कि सर जो हमने वादा किया वो हम निभाएंगे, हमने कहा था कि आप हमारे बैंक में अकाउंट खुलाइए, हम आपको बहुत अच्छी सर्विस देंगे, तो दो ना सर्विस, राइट। वेल ट्रेंड और कस्टमर फोकस स्टाफ, स्टाफ एकदम ट्रेंड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, ठीक है, पता होना चाहिए। अब एक बंदा वहाँ पे कह रहा है कि सर आज तो सर्वर नहीं चल रहा है, दूसरा कह रहा है चल तो रहा है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अर्लीस्ट रिजोल्यूशन, जल्द से जल्द कंप्लेंट का समाधान, जल्द से जल्द। ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट सोल्व ना होने की भी कंप्लेंट करनी पड़े, कि जब मैंने कंप्लेंट की थी वो कंप्लेंट को आज 20 दिन हो गए, उसका कुछ नहीं हुआ, इसकी भी कंप्लेंट लिखो, समझ गए। तो ऐसा ना हो, जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो सके चीजें। इफेक्टिव यूज ऑफ कस्टमर फीडबैक, अगर कुछ कस्टमर कह के जा रहा है तो उससे कुछ इंप्रूवमेंट करें। ऐसा नहीं कि कस्टमर ही बेकार था, कई बार होता है ना, कस्टमर कहता है कि साहब आप चाहे अच्छा मानो चाहे बुरा, जैसे मेरी आदत है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ और मेरे को जो लगता है मैं बोल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि देखो सर खाना तो हमने खा लिया, ये आपका बिल लो, पर आपको रियलिटी में कहें यार आपका सर्विस बहुत बेकार थी। जैसे किसी होटल में जाते हैं और सर्विस नहीं मिलती, तो बोलते हैं यार आपकी सर्विस बहुत खराब थी, बाकी चाहे आप ये बिल तो आप खा रहे हैं। अब वो बंदा उसमें सोचे अरे ये तो ऐसे ही करते हैं साला, वैसे खाना खाने के बाद ऐसी बात करते हैं, तो वो उसकी गलती है, और उस फीडबैक को लेके वो सीखे और अपनी सर्विस सुधारे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए एक कंपनी में। तो एज ए ऑडिटर आपका फर्ज बनता है कि आप ये देखो। अब आप बोलोगे ये होनी चाहिए, ये चीज हम क्यों देख रहे हैं, ये हम इसलिए देख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं, इनको आप देखो और इनके हिसाब से, ठीक है, इनको आप देखो और इनके हिसाब से असेस करो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर को सर्विस कैसी मिलती है। आइए आगे चलते हैं। विदाउट कस्टमर देयर इज नो नीड ऑफ द बिजनेस एट ऑल, कि सर अगर कस्टमर नहीं है तो बिजनेस का क्या करोगे। अभी तो आपको घमंड हो रहा है, जैसे बैंक अपन कह रहे हैं एसबीआई, तो एसबीआई को लगता है अरे कुछ नहीं, झक मार के आएगा, काम कराना है तो आ जाएगा। अरे भाई साहब जिस दिन प्राइवेट बैंकों ने सारा कैचअप कर लिया उस दिन कहाँ जाओगे, तुम्हारी भी तो नौकरी जाएगी। जब कस्टमर ही नहीं बचेगा तो तुम क्या करोगे, राइट। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मॉनिटर्ड थ्रू द कस्टमर सर्वे, कि सर कस्टमर के बिना काम नहीं है, तो हमें टाइम टू टाइम हमारे कस्टमर्स का क्या करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, उनसे जानकारी लेनी चाहिए। कस्टमर सर्विस लेवल्स आर मॉनिटर्ड एंड मेजर अगेंस्ट द प्री डिटरमाइन टारगेट, कि सर कस्टमर को जो सर्विस दी जा रही है ना उनको सेट, मतलब जैसे एक होता है ना, आपको कई बार आप देखो रेलवे में सफर करो, आपको इसका रेलवे बढ़िया एग्जांपल है। जब आप रेलवे में सफर करते हो ना तो आपको थोड़े दिन बाद एक कॉल आता है 139 नंबर से, और उसमें पूछते हैं कि आपने रिसेंटली एक यात्रा करी थी, एक जर्नी करी थी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ऐसी बात है, राइट। तो यस वो एक अच्छा है, उसमें बोलेंगे 1 से 5 के बीच में रेटिंग करो, आपको कैसा लगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यस वो होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे इनसाइट रिजल्ट्स आर एनालाइज्ड, कम्युनिकेटेड एंड एक्शन इज टेकन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि सर सर्वे तो कर लिया, पर उस सर्वे में जो पता चला उसको कम्युनिकेट करो, एनालाइज करो और उसके खिलाफ एक्शन लो ना, जो कमियां निकल के आई है, तभी तो इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। देयर इज एन अप्रोप्रिएट गवर्नेंस फॉर्म टू डिस्कस ऑल दी कस्टमर इनसाइट, मतलब किसी से कंज्यूमर कोर्ट, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, कंज्यूमर कोर्ट। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, वो आपको दिलवाएंगे, आपका पैसा, आपका जो भी राइट है बनता है वो दिलाएंगे, राइट। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म कंपनी में भी होना चाहिए, होता है बहुत सारी कंपनी में, उसको बोलते हैं ग्रीवियंस डिपार्टमेंट। तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां पे जाके याचिका अपनी लगा सकते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सर केआरए होता है, केपीए होता है और केपीआई होता है। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये बेसिकली साइन है, ये बेसिकली क्या है, साइंस है, सिम्टम्स हैं। जैसे बीमार होने वाले आदमी के सिम्टम्स होता है ना, शरीर में सुस्ती आ रही है, बदन दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, बुखार हो रहा है, तो वैसे ही एक बिजनेस किस दिशा में जा रहा है उसके भी इंडिकेटर्स होते हैं। वो डाउनफॉल में जा रहा है या वो अप जो हो रहा है, दोनों के इंडिकेटर होते हैं। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड द टारगेट अराउंड कस्टमर सर्विस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड एंड आर मॉनिटर्ड, मतलब आप टारगेट सेट कर दीजिए। और जैसे कि आप एक चीज समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कस्टमर लौट के आ रहा है ना, जैसे एक कस्टमर को सामान लेके गया, थोड़े दिन बाद वो खुद आया या किसी रिलेटिव को लेके आया, फिर थोड़े दिन बाद खुद आया रिलेटिव को लेके आया, अगर ऐसा हो रहा है इट मीन्स कि आप कस्टमर सर्विस अच्छी दे रहे हो, ठीक है। और अगर आपको डेली नए चेहरे मिलते हैं, पुराना कोई नहीं मिलता, सब नए आ जाते हैं, तो आप मान के चलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, कि पुराना कस्टमर वापस नहीं आ रहा, इसका मतलब जो हमसे एक बार मिलके चला गया वो हमारी सर्विस से खुश नहीं है। तो ऐसी चीजें सेट होनी चाहिए और उनको टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करना चाहिए।
ऑल कस्टमर इनपुट इज व्यूड एज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अब जैसे किसी ने कुछ बोला, वो देखो यहाँ पे भी बहुत, आप देखो रियल लाइफ में आपको मिल जाएंगे कि जब कोई फीडबैक देता है ना, तो कई लोग फीडबैक को है ना ऐसे करते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि आपके होटल में सर्विस नहीं है, मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको। अब सामने वाला अगर सही दिशा में होगा तो वो पूछेगा कि सर बताओ क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई, तो मैंने कहा कि सर टाइम ज़्यादा लगा, तो वो ध्यान रखेगा कि टाइम ज़्यादा की शिकायत आ रही है, फिर वो अपने एम्प्लॉय को शाम को बुला के मीटिंग करेगा और बोलेगा कि भैया टाइम कम लगना चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए, कम जल्द से जल्द सर्विस दो, ऐसा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, उसके माइंड में ये चल रहा होगा कि मैं तो बहुत बड़ा एक ब्रांड हूँ, मैं तो बहुत 30 मार का हूँ, मुझे क्या सिखाएगा, तो वो मेरे जाते ही सोचेगा कि ये देखो पता इनको कुछ है नहीं और बस कमी निकालने आ जाते हैं, हमें जरूरत नहीं है ऐसे कस्टमर की, जाओ यहाँ से। वो अगर ये सोच रहा है तो वो फिर इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जा सकता। ठीक है, कस्टमर ने जो भी कहा है एक बार आप एनालाइज करो, फिर आपको लगता है कि काम का नहीं है, जैसे मान लो, मैं ये भी मानता हूं कि कई कस्टमर क्या करते हैं, बेतुकी बातें करते हैं, बेतुके फीडबैक देते हैं, मतलब जिसका कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, ओके, सो थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि सर हमने कहा कि आपने खाना खाया और आपने कहा कि सर खाना अच्छा था आपका, सर्विस भी अच्छी थी, पर रेटें आपने डबल कर रखी, राइट। अब ऐसा आप कहते हैं तो वो फिर लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, उस फीडबैक को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक हो सकता है कि मतलब कमी निकालने वाला हो। आपने जब मेन्यू कार्ड देखा था, ऑर्डर किया, उसके बाद में फिर आपने खाया, तो वो आपकी कंसेंट थी रेट पे, राइट। अगर सर्विस अच्छी नहीं मिलती, टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो आप बोल सकते थे कि हाँ भाई आपका कमी थी। तो एज ए ओनर आपको देखना पड़ेगा कि जितने भी फीडबैक आए उन सबको आपको एनालाइज करना है, उनमें जिन पे काम होना चाहिए उस पे आपको काम करना है, और जिनको इग्नोर करना चाहिए उनको करना है। पर माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इग्नोर कर दो, क्लाइंट हमेशा ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया इज मॉनिटर्ड, देखो ये बड़ा ही मॉनिटर, सोशल मीडिया इज मॉनिटर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा होगा कि एक्स, जिसका पहले नाम क्या था, ट्विटर था, राइट, इसने आजकल लाइफ चेंज कर दी है। अगर आपको, मैं आपको रियल लाइफ में बता रहा हूं, अगर आपको कोई इश्यू है, कोई परेशानी है, कोई नहीं सुन रहा आपकी, जैसे कोई कंपनी नहीं सुन रही, ठीक है, तो आप ट्विटर पे जाइए, एक्स पे जाइए और उस कंपनी को टैग करते हुए लिख दीजिए अपनी भड़ास सारी। मैं कह रहा हूं आपका काम मोस्टली हो जाएगा, मैंने बहुत यूज किया है इस चीज में। ठीक है, मुझे लगता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी सर्विस नहीं दे रही, या ये डिपार्टमेंट ये कर रहा है, या ये, मैं उस पर डाल देता हूँ पूरा लिख के, तो उनका आ जाता है फिर कि सर बताइए क्या कंसर्न है आपका, क्या दिक्कत है, हम सॉर्ट आउट करते हैं, ये वो। तो ये बहुत बड़ा है, अगर एक मीडियम है, अगर आप इसको ढंग से यूज करें तो। ये तो हुई कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अब बात करते हैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको रियल टाइम में इनको असेस करना चाहिए, ताकि उनको पता रहे कि कस्टमर हमसे क्या चाहता है, कस्टमर की क्या दिक्कतें हैं। जैसे आप देखो रेलवे की, देखो आप, रेलवे ने इसको बहुत अच्छा यूज किया। जब पीयूष गोयल रेलवे मंत्री थे, तो सुरेश प्रभु जब रेलवे मंत्री थे, तो उन्होंने इस चीज को बड़ा किया, मतलब बहुत हाईलाइट कर दिया। क्या हुआ कि अगर आपने लिख दिया कि जब मैं इस कोच में ट्रेवल कर रहा हूँ और मुझे कुछ लोग यहाँ पे विदाउट टिकट ट्रेवल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग गलत बिहेव कर रहे हैं, तुरंत आपको नेक्स्ट स्टेशन पे, या फिर जो गाड़ी में जो होते हैं वायरलेस पे जो पुलिस अवेलेबल रहती है, वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी, राइट। उन्होंने इसको बहुत महत्व दिया, तो उनसे बहुत चीजें ये आई। तो आपको भी बिजनेस में इसका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आएगी स्पेसिफाइसेज। ठीक है, स्पेसिफिकेशन मतलब कि क्या आप कस्टमर सर्विस में आपको किन चीजों पे ध्यान देना है। तो सुनिए कि सर पहली बात तो ये कि क्या कोई ग्रीवियंस सिस्टम है जो आपके कस्टमर की कंप्लेंट सुनता है। कई बार ऐसा होता है, आप किसी कंपनी के कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई सर्विस लेते हो, और आपको ये नहीं पता कि इसकी कंप्लेंट कहाँ करें, हमें नहीं मिल रही प्रॉपर सर्विस, हम करें क्या, उसका ही सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता। तो अगर हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा, हमें पता ही नहीं कंप्लेंट कहाँ करनी है, क्योंकि कंपनी का ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, तो फिर हम बड़े परेशान हो जाते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं आज के बाद इस कंपनी का मैं तो प्रोडक्ट तो नहीं लूंगा, राइट। तो आप कंपनी को सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि हम एक पोर्टल, जैसे कि ग्रीवेंस पोर्टल, सेवा पोर्टल, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स जो आप अपने बोलते हैं कि भैया आपको कोई दिक्कत है, आप हमारे इस पोर्टल पे आइए और अपनी प्रॉब्लम बताइए, हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो पहला ये होना चाहिए। तो एज ए ऑडिटर आप चेक करेंगे कि क्या कंपनी ने ऐसा कोई फॉर्म रखा है whether a dedicated group of people are work
टू लुक आफ्टर द कस्टमर सर्विस। क्या आपने एक टीम बनाई है जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, कस्टमर की सर्विस के लिए, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या परेशानी है, सिर्फ उस पर फोकस करें। तो इसकी एक डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए। वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ए डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी फॉर द एड्रेस ऑफ कस्टमर कंप्लेंट, कि सर अब देखो जैसे आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, तो जब आप फ्लिपकार्ट से आपने ऑर्डर किया तो क्या दिक्कत आ सकती है आपको कि सर मुझे डैमेज प्रोडक्ट मिला, ठीक है, ये आ सकती है। सर मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, ये आ सकती है। मुझे एक्सचेंज चाहिए, साइज छोटी बड़ी चाहिए, ठीक है, मुझे तो रिफंड ही चाहिए। ऐसे बहुत सारे इशू आ सकते हैं। तो इन लोगों ने अब ऐसे मान लीजिए इशू आया, अब कस्टमर केयर में आपने कॉल मिलाया, अब वो कस्टमर केयर वाला पूछेगा ओनर को कि भाई क्या करूं, तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उन्होंने पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, इस सिचुएशन में ये करना है, इस सिचुएशन में ये करना है, इस सिचुएशन में ये करना है, इसका ये सॉल्यूशन, इसका ये सॉल्यूशन है, राइट। तो वो जरूरी है, वो होनी जरूरी है, वो आपके पास भी अवेलेबल होती है। जैसे कि रिटर्न पॉलिसी होती है 10 डेज, अब 10 दिन के बाद आप रिटर्न करना चाहते हो, नहीं होगा, ठीक है, उन्होंने पहले ही लिख दिया है। या फिर किसी किसी आइटम पे पहले लिख देते हैं नॉन रिटर्नेबल है भैया, ये रिटर्न नहीं हो पाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाएगी वेदर कस्टमर वाव मतलब विश ऑन वर्थ मेजर फॉर लॉयल्टी असेसमेंट, कि क्या आप इस चीज को भी मेजर करते हैं कि सर कस्टमर जो चाहता था हमने उसको दे दिया, कस्टमर जो चाहता है वो उसे मिल रहा है, फिर क्या कस्टमर फिर भी दूसरे ब्रांड की तरफ जा रहा है या वो हमारा एक रेगुलर कस्टमर बन रहा है। इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। वेदर एनी लीगल एक्शन फाइल अगेंस्ट द एंटिटी, आप एज ए ऑडिटर गए और आपने पूछा कि सर क्या आपके खिलाफ किसी कंज्यूमर ने कोई केस किया है, वो कहता नहीं सर पिछले 8 साल से हम चला रहे हैं, हमारे खिलाफ तो आज तक किसी ने कोई केस नहीं किया। तो ये एक अच्छा साइन है कि कस्टमर आपसे कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होगा, राइट। अगर वो कहता है कि सर बहुत सारे केस करते रहते हैं, हालांकि वो सब झूठे हैं, हम तो बहुत शरीफ आदमी हैं, नहीं, तो तब ऑडिटर को ये डाउट होना चाहिए कि इनकी सर्विस सही नहीं है, वरना केस नहीं होते। तो ये एक मेजरमेंट क्राइटेरिया है। तो इन चीजों से ऑडिटर को समझ में आता है कि आपके यहाँ पे कस्टमर को कैसी सर्विस दी जाती है, राइट। आगे आ जाइए सर, रोल ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अब इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, सर ये तो कस्टमर सर्विस ऑडिट है, तो कस्टमर सर्विस या कंज्यूमर सर्विस ऑडिट जो करेगा वो देखेगा, नो। देखिए कस्टमर सर्विस ऑडिट या कंज्यूमर सर्विस ऑडिट आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे करवाते हैं, मान लीजिए एट द एंड ऑफ ईयर कराते हैं या 2 साल से करवाते हैं, क्योंकि ये कोई कंपलसरी तो है नहीं, राइट। अब सर अगर मुझे कोई प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम बाद पता चलती है, तो इन दैट केस क्या होगा, जो नुकसान होना था वो तो हो गया, नुकसान तो हो चुका होगा ना, यस। तो फिर क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम का पता लगा के भी, तो जरूरी है कि वो प्रॉब्लम हमें टाइम से पता चले। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सर इंटरनल ऑडिटर काम आएगा, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर एक ऐसा ऑडिटर है जो ड्यूरिंग द ईयर हमारी ऑडिट करता रहता है। तो उसकी ऑडिट के स्कोप में ही एक पॉइंट घुसा दो, आप डाल दो क्या कि आप कंज्यूमर सर्विस पे भी आपको कमेंट देना है, राइट। तो इंटरनल ऑडिटर हैज ए की रोल टू प्ले इन प्रोवाइडिंग द बोर्ड विद द रीजनेबल providing the board with the reasonable assurance over the customer service and complaint resolution process। तो वो इस चीज पे एक कमेंट करेगा कि कस्टमर की जो प्रॉब्लम है वो कितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो रही है, नहीं हो रही है, उसका फीडबैक क्या है, वगैरह वगैरह। इंटरनल ऑडिटर एक्टिविटी शुड यूटिलाइज कस्टमर सर्विस इंडिकेटर्स सच एज रिस्क मैट्रिक्स, कंप्लेंट्स, प्रोडक्ट रिकॉल्स, रिजोल्यूशन प्रोसेस, टाइम टेकन फॉर पीरियडिकल रिव्यू। ये सब चीजें आप किस में डाल दो, इंटरनल ऑडिटर के स्कोप में डाल दो, राइट, ओके। कस्टमर सर्विस शुड बी कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो ये क्यों बोला है कि रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। अगर कस्टमर को सर्विस नहीं मिली, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खुद भी नहीं आएगा और दूसरों को रेफर भी नहीं करेगा, राइट। और ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के ऊपर, राइट। तो ये हमारे लिए बिल्कुल क्या है, नेसेसरी है। तो इसको आपको क्या करना चाहिए, इंटरनल ऑडिट में डाल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 साल से ये ऑडिट करवाते हैं और उसमें पता चलता है, तो मैंने कहा ना पहले ही कि लेट हो गया। जैसे एक है कि डिले इन जस्टिस इज कॉल्ड अनजस्टिस, ठीक है। किसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर न्याय मिलने में देरी होती है तो वो भी अन्याय है, समझ रहे हो। आपका केस चल रहा है, आपका केस सही है, 10 साल बाद आपको मिलता है कि हाँ जी आप सही थे, तो वो भी आपके साथ अन्याय ही है, राइट। तो यस, तो ये ध्यान देना। इंटरनल ऑडिटर्स रोल is to provide periodic independent assurance that the control are placed and operating effectively। तो इंटरनल ऑडिटर का काम, जैसे हमने पहले ही बताया था कि इंटरनल ऑडिटर का काम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को असेस करना है, राइट। तो यहाँ पे भी इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, असेस करेगा कि कस्टमर की जो ग्रीवियंस है वो कितनी इफेक्टिवली रिजॉल्व हो रही है, और उस पर वो आपको बताता रहेगा। अगर वो कहता है कि हाँ जी आपका सिस्टम सही चल रहा है, कस्टमर की प्रॉब्लम टाइम से सॉल्व हो रही है, तो आपके लिए भी ईजी है, ठीक है, ओके।
चैलेंजेस फॉर इंटरनल ऑडिटर। अब इंटरनल ऑडिटर के लिए चैलेंजेस क्या है, सुनिए। इंटरनल ऑडिटर अप्रोच कैन ऑफन बी सीन एज वेरी ब्लैक एंड व्हाइट विच कैन बी डायरेक्ट अपोजिट टू द कस्टमर सर्विस अप्रोच. This can lead the unnecessary friction with the audit client and misunderstanding by the internal auditor. ये ऑडिट नहीं है, इंटरनल ऑडिटर. ठीक है, मतलब क्या है सर, दोनों की देखो अप्रोच अलग है. अप्रोच मतलब कि इंटरनल ऑडिटर जनरली जब ऑडिट करता है तो वो आपको सिर्फ ये बताना चाहता है कि सिस्टम कैसा है, आपका कंट्रोल कैसा है, फाइनेंशियल कुछ लेन देन कैसे हैं, वो उस पर चाहता है. उसको हम कहते हैं ना वहाँ पे कि हमें इस बात से मतलब नहीं है कि कंपनी के जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है वो क्या हो रहे हैं, हमें क्वांटिटेटिव से मतलब होता है. राइट, अब आप यहाँ पे कह रहे हो कि सब सर्विस ऑडिट करो, ये तो नॉन क्वालिटी वाली नॉन क्वांटिटी वाली बात हो गई, क्वालिटेटिव में आ गया. तो कहीं से यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, पर आपको इनको मैनेज करना होगा. ठीक है, कस्टमर सर्विस इज द की रिस्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. पुअर मैनेजमेंट अगर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन को सीवियरली इंपैक्ट कर सकता है, मतलब एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है. तो ये सब चीजें हैं. तो ये हुआ आपका कंज्यूमर सर्विस ऑडिट. सर क्या एग्जाम में ऐसे आएगा? तो देखो एग्जाम में ऐसे नहीं आता. एग्जाम में इस टॉपिक में सीधे से बोलती है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कंज्यूमर सर्विस ऑडिट, तो फिर उसमें आपको जो जो चीजें पता हो वो लिख दीजिए. या बोलते हैं रोल ऑफ इंटरनल ऑडिटर इन द कंज्यूमर सर्विस ऑडिट. तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे इस टॉपिक से बनते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. ऑडिट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल, मतलब सिंपल सी बात है, पॉल्यूशन कंट्रोल ऑडिट. अब देखिए सर, हमें ये पता है कि हम जब कोई फैक्ट्री रन कर, मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट्री की, यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या आपको सामान लाना और बेचना है, तो वहाँ पे आप जनरली किसी तरीके का पॉल्यूशन नहीं करते हैं. हालांकि थोड़ा बहुत होता है, जैसे कि सॉइल पोल्यूशन, आप प्लास्टिक फैला रहे हैं तो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, होता है. पर जो होता है ना एक सीधे तौर पे, जैसे कि फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री से लिक्विड निकल रहा है, फैक्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, वो एक सीधा पॉल्यूशन है. ठीक है, तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस में पॉल्यूशन आता है, पॉल्यूशन फैलाते हैं वो, तो उनकी ड्यूटी बनती है मोरल कि वो पॉल्यूशन को कंट्रोल भी करें. ऐसा हमने CAS कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में भी पढ़ा है. ठीक है, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करें. राइट, अब पॉल्यूशन को कंट्रोल करें तो उसके रिगार्डिंग ऑडिट भी करवानी पड़ेगी. वो तो यही कहेंगे हमेशा, भैया हमेशा ऑर्गेनाइजेशन क्या कहेगा, हम तो पॉल्यूशन कंट्रोल करते हैं जी, हमारे यहाँ से तो कोई पॉल्यूशन नहीं होता. गवर्नमेंट कहते हैं हम कैसे मान लें कि आपके यहाँ से पॉल्यूशन नहीं होता है. राइट, तो उसके लिए वो ऑडिट रिपोर्ट बना के रखते हैं. अच्छा, ये ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक को भी वो बोलते हैं कि देखिए जी हम ऑडिट करवाते हैं, हमारे यहाँ से कोई पॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, तो यस, ये चीजें आपको फायदा देती है. ठीक है, एक इमेज क्रिएट करते हैं कि ये कंपनी सोसाइटी को लेके अवेयर है और ये सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है. तो उसके लिए एनवायरमेंटल ऑडिट करवाई जाती है. आइए, एनवायरमेंटल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी and principle, system and procedure, practice in place and performance and other element of business relating to the environment. It means कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वायरमेंट को लेके क्या करता है, उसकी इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, कंट्रोल क्या है, सिस्टम क्या है, उस चीज को वेरीफाई करना किस में कवर होता है, इन्वायरमेंटल ऑडिट में कवर होता है. राइट, आइए, फीचर ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट. अब इन्वायरमेंटल ऑडिट के क्या फीचर्स हैं सर? इसमें हम सबसे पहले तो ये देखते हैं रोल ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट इन्वायरमेंट को लेके कितना सजग है, उसमें उसका क्या रोल है. इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट. इंपैक्ट का मतलब प्रभाव, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट क्या आ रहा है. ठीक है, जैसे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट है. ठीक है, हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट है. तो वो सब चीजें आपको देखनी है. सिस्टमेटिक, कि क्या हम सिस्टमेटिकली मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट. डॉक्यूमेंटेशन, हमने जो उसके लिए पॉलिसी बनाई है, हम कितना कंट्रोल कर रहे हैं, कितना एमिशन रोक रहे हैं, वो सब चीज़ें. तो कंटिन्यूस रिव्यू, क्या हम पीरियडिकली रिव्यू, हर मंथली रिव्यू करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, एनुअली करते हैं, उस पर ध्यान देना है. ऑब्जेक्टिव इवेल्यूशन, कि हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाए हमारे, कि हम कैसे कंट्रोल करेंगे, या हम नॉन ऐसी चीज़ें का यूज करें जो पोल्यूशन नहीं फैलाती है, नॉन पोल्यूशन जो चीज़ें हैं वो बनाते हैं, नहीं बनाते, तो उससे रिलेटेड चीजें ध्यान देनी है. और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि हम एनवायरमेंट, हमारे यहाँ पे जो काम एनवायरमेंट को लेके हो रहा है, वेदर इट इज पॉल्यूशन कंट्रोल, वेदर इट इज एयर फिल्ट्रेशन, वेदर इट इज वेस्ट मैनेजमेंट, वो कुछ भी है तो वो किस लेवल पे हम कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं. तो ये सब चीजें एनवायरमेंटल ऑडिट में की जाती है. ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर ये इतनी सारी चीजें हो गई, हम कैसे याद करेंगे. मैं फिर कह रहा हूं, थ्योरेटिकल जब भी आप पढ़ रहे हो आपको वर्ड प्ले समझना पड़ेगा. वर्ड्स को समझो, उसका एक माइंड में इमेज क्रिएट करो, दैट्स इट. एग्जाम में जब भी आएगा उसी पॉइंट पे आएगा. आप उसके फायदे भी उससे बना सकते हो, लॉस भी उससे बना सकते हो, शॉर्ट नोट भी उस पर बना सकते हो, फीचर भी उससे बना सकते हो, अगर आपने एक इमेज क्रिएट कर ली तो. राइट,
आइए, द फॉलोइंग आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट। वाई इन्वायरमेंटल ऑडिट हम क्यों करवा रहे हैं, तो उसके कुछ आपको ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। तो सुनिए, पहला, सर हम ये डिटरमाइन करना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं कि हमारे कंप्लाइंस क्या है, कि हमारे क्या कंप्लाइंस एनवायरमेंट को लेके और हम उनको किस तरीके से फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, हेल्प टू इंप्रूव द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस एट ऑपरेशनल फैसिलिटी, कि हमारे जो ऑपरेशनल लेवल्स हैं जैसे प्रोडक्शन ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे हमारा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस कैसा है और हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, इंक्रीज द ओवरऑल लेवल ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस। अवेयरनेस देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हमारे यहाँ पे दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ पे दिक्कत है सर अवेयर नहीं है लोग, या तो अवेयर नहीं है या लापरवाह है, दो चीजें हैं। अवेयर कैसे नहीं है कि हम प्लास्टिक का यूज करते हैं और प्लास्टिक को कहीं भी फेंक देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर एक हैबिट बन गई। हैबिट क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता। होता है भाई, जब आप प्लास्टिक फेंकते हो कहीं पे भी, उससे सॉइल पोल्यूशन होता है। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन से जो फर्टिलाइजर कैपेसिटी होती है, फर्टिलाइजेशन वो खत्म हो जाती है, तो बहुत इंपैक्ट होते हैं, राइट। यस, तो उसके अवेयरनेस के बारे में हम क्या कर रहे हैं वो देखो, और हमारे हर डिपार्टमेंट में भी उसका पता होना चाहिए। एक्सेलरेट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कंट्रोल, कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जो कंट्रोल है उनको हमने कितना स्पीड अप किया है, उनको हमने कितना इंपॉर्टेंस दिया है, वो देखना है। ठीक है, ये हम सब जानना चाह रहे हैं, इसलिए हम ऑडिट करवा रहे हैं। इंप्रूव द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्रूव करना है तो क्या करिए आप, सर ऑडिट करवाइए। कंजर्वेशन पॉलिसी एंड एप्लीकेशन गाइडेंस, कंजर्वेशन पॉलिसी मतलब जैसे मान लीजिए एनर्जी है, ठीक है, आप अगर एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो ना, तो भी आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो। आप ज्यादा बिजली यूज कर रहे हो तो आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो। क्यों? क्योंकि सर वहां से बिजली बनती है, पानी का यूज होता है, और उसका अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं पानी वेस्टेज कर रहे हो, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको लेके आपने ऑडिट करवाने हैं कि आपके यहाँ पे बोले कि सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ नहीं करती, सब बढ़िया काम करती है। ऑडिट हुई, ऑडिट में पता चला आपके यहाँ तो बहुत वेस्टेज होती है बिजली की, तो वो भी एक तरीके की क्या है, जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। डेवलप ए बेसिस फॉर ऑप्टिमाइजिंग इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, कि सर हमें पता नहीं है हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो कौन बताएगा? ऑडिटर बताएगा। ऑडिटर को बुलाओ, ऑडिटर को बुलाया, ऑडिटर ने ये सारी चीजें असेस करी, उसने बताया कि देखो जी आप यहाँ गलती कर रहे हो, इनको सुधार लो, राइट। तो वो बताएगा कौन? बेसिस ही नहीं है हमारे पास। पॉलिसी कैसे बनाए हमें पता ही नहीं है गलती क्या है। जब तक आपको अपनी कमी पता नहीं होगी, आप वो स्टडी प्लान कैसे बनाओगे जो आपको सक्सेसफुल कर दे? बताओ। बच्चा कहता है कि सर मुझे कोई ऐसा प्लान बना के दो मैं रैंक ले आऊं। अरे हमने कहा यार मेरा प्लान थोड़ी काम आएगा, मेरी कैपेसिटी अलग है, मेरी थिंकिंग अलग है, मेरा पढ़ने का स्टाइल अलग है। तुम पहले ये जानो कि तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, बोला स्वॉट एनालिसिस करो, फिर तुम प्लान बनाओ उसके अकॉर्डिंग, वो सक्सेसफुल होगा। मेरा प्लान तुम्हारे ऊपर सक्सेसफुल नहीं होगा और तुम्हारा प्लान किसी और पे सक्सेसफुल नहीं होगा, राइट। यस, नेक्स्ट आ जाइए बेनिफिट। बेनिफिट बताते हैं सर, बेनिफिट क्या है एनवायरमेंटल ऑडिट के? सर बेसिकली तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना वही बेनिफिट होते हैं, बस लैंग्वेज को चेंज करना है। जैसे क्या ये इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे कि अभी हमने कहा था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, देखो यहीं पे हमने कहा था, ये रहा फोर्थ पॉइंट। देखो फोर्थ पॉइंट देखो, एक्सेलरेट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। और यहाँ पे हम कह रहे हैं इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। बात तो वही है, राइट। तो वही फायदे में आ गया कि सर इसके लिए हम ऑडिट करवा रहे थे और ये हमें जब मिल जाएगा तो ये बेनिफिट बन जाएगा। जब तक मिलता नहीं है तब तक ऑब्जेक्टिव है, जब अचीव कर लेते हैं तो बेनिफिट हो जाता है, राइट। ठीक है, कंप्लायंस हो जाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव है। रिस्क कम हो जाएगी क्योंकि वहां पे हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, रिस्क असेसमेंट के लिए ऑडिट कराते हैं, तो रिस्क असेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, मीटिंग द स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, स्टेक होल्डर जो चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं वो हो जाएगा क्योंकि कमियां पकड़ में आ जाएगी, राइट। कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट की सर ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इनएफिशिएंसी को रोक लें तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इनएफिशिएंसी मतलब जहाँ पे वेस्टेज हो रही थी, जहाँ पे रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल हो रहा था, अगर आप उसको रोक लेते हैं तो डेफिनेट सी बात है क्या होगा सर, होगा ये कि हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, राइट। लिंकिंग द ऑपरेटिंग प्रोसेस एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट। अभी हमने वहां पढ़ा था कि हम ऑडिट इसलिए करा रहे हैं कि इंपैक्ट एनालिसिस कर सकें, और यहाँ पे लिखा है कि सर प्रोसेस और एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो आया उसको लिंक कर दो ताकि वो जो इंपैक्ट नेगेटिव पड़ रहा है वो दूर किया जा सके, राइट। कंप्लायंस विद द सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट। अब ये सर बहुत सारी कंपनियों की होती है कि आपको आईएसओ से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपको आईएसआई मार्क बनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। तो यस, इसके लिए भी ऑडिट करानी जरूरी है सर, राइट। यस,
इंक्रीज द एम्प्लॉइज अवेयरनेस, अभी हमने वहां पे कहा था कि अवेयरनेस नहीं है इसलिए हम लैग कर रहे हैं, ठीक है, और अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं इसलिए ऑडिट करा रहे हैं। होता क्या है, देखो अभी मैं आपको कुछ बोलूंगा ना, तो हो सकता है आप मेरी बातों को सीरियसली नहीं लोगे, कह रहे सर क्या बात है, और अगर मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, देखो जी टाइम मैगजीन ने ये कहा है, देखो जी आईएमएफ ने ये कहा है ना, वर्ल्ड है जो बैंक है उसने ये कहा है, किसी भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ले लो, डब्ल्यूएचओ ने ये कहा है, तो वो जब मैं दिखाऊंगा तो आपको यकीन होगा, अच्छा अच्छा ओहो वाकई में ऐसा है, राइट। तो यस, तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने के काम आती है। असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, तो जब आपके पास में ऑडिट रिपोर्ट होगी तो उसके बेसिस पे आप अच्छे डिसीजन भी ले पाएंगे। बताइए यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो बोल दीजिए। तो ये था इन्वायरमेंटल ऑडिट के बेनिफिट्स, राइट। अब आती है प्लानिंग, तो वही बात है सर, ठीक है, प्लानिंग परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्लानिंग परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर अपना आई थिंक एक बार बता देता हूँ मैं आपको, 2 क्लास और लगेगी, 2 क्लास में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट, 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।